नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। न खाऊंगा न खाने दूंगा। बीते 10 साल देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस दावे को या इस नारे को सुना है। अब वे तीसरी बार सत्ता में हैं और प्रधानमंत्री जी ने बीते 10 सालों में सचमुच में ना खाया है और ना खाने दिया है। इस तरह की मिसाल पेश उन्होंने की है, निकल कर जो आता है कथित तौर पर। और खास बात यह रही है कि जो उन्होंने ना खाऊंगा वो तो अपनी जगह है, उसके बहुत सारे अभी जांचें पड़तालें होनी थी। जो विपक्ष ने कह रखा था कि हम सत्ता में आए तो सारा कुछ जांचेंगे छानेंगे और जरूरत पड़ेगी तो जेल भी भिजवाया जाएगा। तमाम दावे विपक्ष थे, लेकिन विपक्ष अब विपक्ष में ही है। इंडिया ब्लॉक जो है जिसने कोशिश की थी, लेकिन जो ना खाने दूंगा की बात थी, प्रधानमंत्री जी ने ना खाने देने की बात पे अमल किया है। लेकिन अमल कैसा हुआ है कि उनकी जो निगाह नजर यदि कहीं रही है तो विपक्ष पे रही है। सत्तारूढ़ दल से जुड़े लोग हों या ऐसा विपक्ष जो सरकार के समक्ष या बीजेपी के समक्ष सरेंडर हो गया हो, एनडीए में मिल गया हो, या जहां जहां खुद भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, या फिर जो ऐसे दल जो अलायंस है के पार्टनर हैं या बाद में पार्टनर हो गए, वहां उनकी नजर निगाह कभी नहीं गई। और इसे लेकर कहीं ना कहीं बार बार देश में चर्चा भी होती रही, बात भी होती रही, सवाल भी उठते रहे। और यह भी हुआ कि जब नरेंद्र मोदी जी की जो वॉशिंग मशीन है उसमें यदि कोई विपक्ष का नेता, विरोधी दल का कोई साथी सदस्य धुल जाए तो फिर वो बेदाग हो जाता है और उस पर कोई असर नहीं होता। दरअसल हम आज बात करने जा रहे हैं, भ्रष्टाचार के ही मसले मामले पर बात करने जा रहे हैं। मोदी 3 है सत्ता में और इन दिनों उनके जो एक साथी हैं, पहले कभी साथ थे फिर वो दूसरे दल में चले गए, और वो पलटू राम के तौर पे भी जाने जाते हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब की, जो इन दिनों एनडीए का हिस्सा है। और बिहार में बीते एक पखवाड़े से एक के बाद एक पुल पुलियां धराशायी हो रही हैं, चाहे वो नए हो चाहे पुराने हो या निर्माणाधीन हो। और बिहार जबरदस्त तरीके से सुर्खियों में है। और मौका मिला है तो तेजस्वी यादव और पूरा का पूरा जो उनका कुनबा है, जो उनका दल है या और विपक्षी दल हैं, बिहार में तो घेरे ही घेरे हुए हैं। साथ में देश भर में भी जो कुछ बिहार में हो रहा है वो बेहद बेहद सुर्खियों में है। और अब सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, पूछा जा रहा है कि साहेब यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार की जो मिसाल सामने आ रही है, जो भ्रष्टाचार निकल निकल कर सामने आ रहा है, उसे लेकर कुछ सीरियस होंगे, सख्त होंगे क्या? नीतीश कुमार जी को भी जेल भेजने का साहस कर पाएंगे? उन्होंने कई मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा है। उन्होंने केजरीवाल जेल में है, वे कहते हैं कि कितना ही बड़ा व्यक्ति हो हम छोड़ेंगे नहीं भ्रष्टाचार के मामले में। आपने हेमंत सोरेन जी को देखा, अभी छूट कर आए, अब पुनः वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। और दिलचस्प ये रहा है कि वहां तो जो कहा जाता है कि मोदी की ईडी, मोदी की सीबीआई, मोदी का इनकम टैक्स और मोदी की जितनी संवैधानिक संस्थाओं में जिस तरीके से सरकार के लिए काम करती हैं, ऐसे आरोप जो हैं, उसमें यह भी सामने आया है कि उस एजेंसी ने कह दिया है कि यदि हम सोरेन जी को नहीं पकड़ते तो भ्रष्टाचार हो जाता। अजब गजब है, अजब मिसाल है, गजब मिसाल है। तो हम आज चलेंगे एक खास पैनल के पास, जो हम ये शाम 6 बजे की नियमित हमारी चर्चा होती है, जिसमें हम कहीं ना कहीं यही सब पड़ताल करते हैं, खोजते हैं कि सरकार कहती क्या है, करती क्या है, और भी जो मसले मामले होते हैं उस पर हम चर्चाएं करते हैं। हमारे साथ खास पैनल में विशेष जो हमारे मेहमान जुड़े हैं उनमें गौतम लहरी साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सुधीर सक्सेना साहब हैं। साथ में हमारे साथ जुड़े हैं हेमंत कुमार जी जुड़े हैं। हेमंत कुमार जी के अलावा हमारे बिहार से जो सीपीआई एमएल के एक एमएलए साहब हैं, महानंद महानंद जी, वो जुड़े हुए हैं। और साथ साथ हमारे अभिषेक मिश्रा जी, जो बिहार के हमारे सहयोगी हैं, साथी हैं, 4 PM को निरंतर वहां रिपोर्ट करते हैं और छाए रहते हैं, वो हैं। और कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे गुजरात से मयूर जानी साहब भी जुड़ेंगे, जो हमारे संपादक गुजरात हैं। मैं शुरुआत तो सबसे पहले करूंगा अभिषेक जी। ये पूरा का पूरा जो मामला मसला चल रहा है, जो श्रृंखला है पुलों के धराशायी होने की, साथ साथ जो भ्रष्टाचार की बार बार बातें हो रही हैं, आरोप लग रहे हैं और राजनीति जबरदस्त गरमाई हुई है, तो एक संक्षिप्त अभी तस्वीर क्या है ताजा एक पखवाड़े से जो सब कुछ चल रहा है, एक छोटा सा ब्रीफ आपकी तरफ से आए, फिर मैं आगे अपने जो पैनलिस्ट हैं, हमारे जो मेहमान गण हैं, उनसे जुड़ूंगा। और मेहमान हमारे में परिचय जरूर करा दूं पहले की, जो
सीनियर जर्नलिस्ट है, उनको आप लोग देखते सुनते हैं निरंतर, वे हमारे जो शोज हैं उसमें आप लोग आते हैं और धारदार बोलते हैं, शानदार बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं, खरा खरा बोलते हैं। अभिषेक की शुरुआत आपसे। अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कीजिएगा। बिहार के पुल पके आम की तरह टपक रहे हैं। बिहार के पुलों में और पके आम में कोई बहुत अंतर नहीं रह गया है। बहुत हैरानी है, बहुत आश्चर्य है। और शायद बिहार में कुछ ऐसा होता है, इसीलिए कहा जाता है इट्स हैपन ओनली इन बिहार। बिहार में पुल ढह रहे हैं और कई बार चूहों को दोष दे दिया जाता है और कई बार तेजस्वी यादव को दोष दिया जाता है। सरकार बिहार में एनडीए की है और दोषी तेजस्वी यादव हैं, दोषी लालू यादव हैं। तो ये बहुत हास्यास्पद स्थिति है। सिर्फ विडंबना ये नहीं है कि बिहार में पुल गिर रहे हैं, बल्कि उससे ज्यादा दुखद स्थिति ये है कि उसको लेकर जो तर्क दिया जा रहा है, उसको लेकर जो सफाई दी जा रही है या बचाव किया जा रहा है सरकार की तरफ से या सियासत हो रही है, वो ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता है। जिस तरह से लगातार पुल गिर रहे हैं, एक पुल गिरे, दो पुल गिरे, अब तो स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर हो गया है पुलों के गिरने का। एक दिन में 4-4 पुल, 3-3 पुल गिर जा रहे हैं और फेहरिस्त लंबी है। अगर पुलों का नाम लें और कहाँ कितने पुल गिरे तो बात लंबी हो जाएगी। वो सब जानते हैं, उसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है, उस आंकड़े में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जरा सोचिए कि पुलों को गिरने को लेकर क्या सियासत हो रही है। चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी के नेता, सबकी चुप्पी है, सब चुप हैं। सरकार की चुप्पी है इस पूरे मामले पर। दोस्त तेजस्वी यादव को, क्योंकि वो पथ निर्माण मंत्री थे। अब कितनी हास्यास्पद स्थिति है, 17 महीने अगर कोई व्यक्ति पथ निर्माण मंत्री रहा हो तो क्या ये पुल उसी 17 महीनों में बने हैं? और अगर पिछली सरकार में कोई पुल बना हो या आज से 40 साल पहले कोई पुल बना हो, वो ढह जाए तो 40 साल पहले की सरकार का दोष हो सकता है क्या? मेंटेनेंस की जिम्मेवारी किसकी है? उसके रख रखाव की जिम्मेवारी किसकी है? उसका अपना कोई सिस्टम होता है या नहीं होता है? उसके लिए कोई विभाग बने हुए हैं या नहीं बने हुए हैं? उस विभाग में मंत्री होते हैं कि नहीं होते हैं? उस विभाग में अधिकारी होते हैं या नहीं होते हैं? और जनता की गाढ़ी कमाई की सैलरी वो लेते हैं कि नहीं लेते हैं गाड़ी कमाई से? ये सब होता है या नहीं होता है? या फिर विपक्ष के नेता दोषी हैं और पूर्व मंत्री और पूर्व सरकारें दोषी हैं? ये हो रहा है बिहार में, इस तरह की सियासत बिहार में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी, आपने ठीक कहा, और हमारा जो विषय है, बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। यहाँ तो पुल जिस हिसाब से गिर रहे हैं उससे तो यही उदाहरण है कि खूब खाया गया है और खूब खाने भी दिया गया है। पुल ऐसे ही नहीं ध्वस्त हो जाएंगे, पुल ऐसे ही नहीं गिर जाएंगे। यहाँ तो ये बात साफ तौर पर दिख रही है। तो बहुत विचित्र स्थिति है बिहार में, अगर संक्षेप में कहें तो। और लगातार गिर रहे हैं और पता नहीं कौन कौन सा पुल गिर जाए। पुलों पर चढ़ने में कहीं लोगों को डर न लगने लगे। और ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बयान आया है। बीजेपी के एक नेता है, प्रवक्ता है निखिल आनंद, उन्होंने भी कहा है कि भाई इस तरह से पुल क्यों गिर रहे हैं, इसकी तो जांच होनी चाहिए। तो देखिए, पुल गिर रहे हैं और लगातार गिर रहे हैं। यही चिराग, एक छोटा सा बयान है उसका जिक्र कर देता हूं। जब पुल गिरे थे तो चिराग पासवान का बयान आया था। पहले जब पुल गिरते थे तो किस तरह के बयान आते थे नीतीश कुमार को लेकर। ये 7 जून 2023 को चिराग पासवान का बयान है कि पीएम पद की अर्जी लेकर देश भर में सीएम नीतीश घूम रहे हैं। विजन क्या है? पुल टूटा। नीतीश कुमार पर चिराग पासवान ऐसे भड़के थे। चिराग पासवान ने कोई बयान दिया हो पुल गिरने को लेकर, मुझे याद नहीं है। पीएम मोदी की तरफ से बिहार के पुलों को लेकर कोई बयान आया हो, मेरे ज्ञान में नहीं है, मैंने नहीं देखा है। उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ कहा हो और बीजेपी के नेताओं ने पुल गिरने की बात को लेकर कुछ कही हो। दोष तेजस्वी यादव पर, दूसरे के पाले में गेंद डाली जा रही है, दूसरों पर दोष मढ़ा जा रहा है। जबकि इससे बड़ी विफलता कुछ हो नहीं सकती है। इतने पुल लगातार गिर रहे हैं तो किस तरह के पुल बने थे या बनाए गए थे और किस तरह का मेंटेनेंस हो रहा है? बिल्कुल अभिषेक, मैं दोबारा लौटूंगा। आपने पूरी तस्वीर खींचकर रख दी है कि क्या कुछ है। और आपने जो कहा, मैं यही कहूंगा कि ये तो जैसे ही बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलाई हुई, उसके बाद फिर कुछ होता नहीं, वो बेदाग पाक साफ हो जाते हैं। और सबसे बड़ा प्रश्न ये है, सरकारें किसी की रही हो, बीते 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी ही हैं। मैं चलूंगा महानंद जी के पास चलूंगा, क्योंकि उनकी टिप्पणी आए, फिर हम बाकी लोगों से टिप्पणी दें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप बिहार से ही आते हैं और आप वहां एमएलए हैं। महानंद जी, ये जो कुछ हो रहा है, आप तो विशेष राज्य का दर्जा चाहते हैं, एक बहुत बड़ी राशि चाहते हैं,
तो क्या कुछ पैसेज भले ही अब सरकार, आप अलग दल से आते हैं, लेकिन सरकार जो एनडीए या अब जो डबल इंजन कह लीजिए उसकी है, तो क्या कुछ असर संभावित है? अब किस तरीके से दबाया जाएगा? क्योंकि जो मोदी जी हैं वो तो बड़ा प्ले करते हैं, या अमित शाह है वो तो प्ले करते हैं, कैसे अपने जो सहयोगी उसको मौका मिले और दबा दिया जाए, उसके साथ सौदेबाजी कर ली जाए। तो क्या कुछ संभावनाएं आप देख पा रहे हैं मानन जी? देखिए, और साथ बिहार में के जो टिप्पणी भी, हालत, साथ में आपकी टिप्पणी भी, ये जो कुछ हो रहा है संक्षिप्त उसमें चलेगा तो हम बाकी भी लोगों से आगे बात करते रहेंगे। दोबारा भी मतलब आपका मैं स्वागत। ये कह रहा हूँ कि 18 जून से शुरू हुआ है और अभी तक करीब 12 पुल गिर गए हैं। तो जी 12 पुल गिर गए हैं, तो इस मामले में मैं समझता हूँ कि ठेकेदार की कमजोरी ढूंढने के बजाय, और यहाँ तो किसी का नाक भी दुखता है, किसी का सर्दी भी होता है, तो इसके लिए विपक्ष ही दोषी होते हैं। विपक्ष में ही कमजोरी ढूंढा जाता है। तो इसके लिए मैं तो समझता हूँ कि यहाँ मंत्री और पदाधिकारियों का जो एक नेक्सस है, और इन लोगों का जो एक लूटने का जो एक गठबंधन बना हुआ है, इस मामले की जांच होनी चाहिए। अभी तक देखिएगा कि जब से भाजपा संगठन के द्वारा, भाजपा गठबंधन के जहां कहीं भी भाजपा की सरकार रही है, और वहां एक भी आप देख लीजिएगा कि जांच नहीं हुआ है। सृजन घोटाला हो या बाल गृह कांड का मामला हो, ये सब ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं। तो कोई घटना घटे, एक पुल गिरा, आज नहीं गिरने का ये सिलसिला आज से नहीं है, बहुत पहले से है। जब ये चिराग पासवान थे, उस समय वो गठबंधन में नहीं थे कुछ दिन के लिए, उस समय पुल गिरा था। हम समझते हैं कि उस समय ही जांच कर दी जाती, नहीं इसका एक विधायक जी, एक सवाल का, एक सवाल का जवाब दीजिएगा, एक सवाल का जवाब चाहूंगा आपसे, बहुत आप पूरी ईमानदारी से दीजिए कि ये जो होता है, देखिए कट्स लेने के आरोप तो विधायकों पर भी होते हैं, कट्स लेने के आरोप जो बाकी दल हैं उन पे भी होते हैं। तमाम जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार की जो गंगा बहती है, उसमें ऊपर से लेकर नीचे तक वो ठेकेदार भी कई बार हेल्पलेस हो जाता है, उसे टेंडर फॉर्म खरीदने से लेकर और अपना फाइनल बिल लेने तक हर तरफ तो राशि देना पड़ती है। भेंट दक्षिणा ना दे तो उसके पैर वो नहीं होगा। तो क्या अपेक्षा होगी, कैसे होगी ये कि एक देखिए, पूरे के भ्रष्टाचार, काम हो, और एक ऐसा कि जो गुणवत्तापूर्ण काम हो, गुणवत्ता जो उसकी धरी रह जाती है या ऐसे हादसे होते हैं, उसके लिए दोषी तो बहुत सारे लोग हैं, और माफी चाहते हो क्योंकि आप लोगों को भी तो आक्षेप लगते हैं, कोई मौका नहीं गंवाता है, कोई नहीं छोड़ता है। क्या कहिएगा आप? देखिए, इस मामले में मैं आप लोगों को, संजीव बाबू, ये कहना चाहता हूं, संजीव जी, कि भाकपा माले के जो भी विधायक हैं इस मामले में खरे उतरते हैं और सही काम के लिए हमेशा सरकार पर दबाव बनाने का काम करते हैं। और हम लोग विधानसभा में भी आप लोगों ने देखा कि इस सवाल को लेकर के संजीदगी के साथ हम लोग सवाल उठाते हैं, और हम लोग अपने क्षेत्र में कोई भी कमीशन और रिश्वत लेने का हम लोग काम नहीं नहीं, करते। मैंने और आप पे दबाव, आक्षेप नहीं किया, आप पे आक्षेप नहीं किया, क्षमा चाहूंगा, मैंने एक जनरल बात की कि ये बहुत एक आम तो ये आरोप है। जनरल है, ये मैं कह रहा हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि हम लोग जो ईमानदार के रूप में जो है, वो कई जगहों पर लड़ना पड़ता है, और यहाँ से वहां तक भ्रष्टाचार में डूबे लोग रहते हैं, बहुत दिक्कत होती है। हम लोग ईमानदार जैसे ये जनप्रतिनिधियों को भारी संकट होता है जनता के काम कराने में। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो ये इस तरह के भ्रष्टाचार व्याप्त है, इसकी ईमानदारी से उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। ये जो पुल गिर रहे हैं या अन्य मामले में जो भ्रष्टाचार है, इसका जांच होनी चाहिए। ये पहला मेरा ये मांग रहेगा। सरकार है, ऊपर से नीचे डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचारियों को बचाने का एक सिलसिला है। भाजपा तो इसी रूप में जानी जाती है कि जितने भी भ्रष्टाचार में डूबे हुए रहेंगे और विपक्ष में रहेंगे तो उनको तंग किया जाएगा, लेकिन जैसे ही उनके पक्ष में चले जाएंगे तो उपाक साक हो जाएंगे। तो बिल्कुल। उनके पक्ष में जो खड़े हैं, उनके साथ जो हैं, और जो भी लुटिए भ्रष्टाचार में डूबे रहिए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगा। आज तक मैं समझता हूं कि 20 साल से इनकी सरकार है, और 20 साल की सरकार में अभी भी ये विपक्ष को ही कोसते रहते हैं। तो मैं समझता हूं कि कहीं से उचित नहीं है। 5 साल के बाद ही आपकी ये जो जिम्मेवारी है, ज्यादा जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि अब दूसरे 5 साल के लिए आप विपक्ष को कोसिए मत, बल्कि 5 साल जो मौका मिला, अगले 5 साल और जो मौका मिला, उसमें आपने क्या कौन सा गुणवत्ता कार्य किया,
इस बात को आपको स्थापित करने की जरूरत है सरकार को। लेकिन ये करने के बजाय कुछ भी होता है वो विपक्ष को वो दोषी देते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि भाजपा की सरकार में भ्रष्टाचार होना ही है। आप देख लीजिए 17 महीना के सरकार यहाँ जो चली और अंतिम जो टीचर का जो परीक्षा हुआ उसमें लीक हो गया। वो इसलिए जी जी लीक जी हुआ कि उसमें भाजपा की सरकार थी। भाजपा जी। जैसे ही उसमें शामिल हुआ कि लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द हो गया। तो मैं समझता हूं कि जैसे ही भाजपा सरकार में जाती है और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच जाता है, तो ये होना बिल्कुल ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं दोबारा भी आपका सलाह लूंगा, दोबारा भी आऊंगा। मैं सभी वरिष्ठ जनों से बहुत क्षमा चाहते हुए, चाहे वो लहरी सर हो, सुधीर सर हो और हेमंत सर हो, मैं क्योंकि मयूर जी को जाना है, उनके पास एक 6:30 से उनका शो लगा है, तो एक टिप्पणी उनकी लेकर उनको मैं विदा करना चाहूंगा और फिर मैं सभी जो वरिष्ठ जन है उनके पास आता हूँ। मयूर सर, ये जो है एक आम शिकायत है कि हिंदुस्तान भर में जो ठेके हैं, अब तो गुजरात ही गुजरात चारों ओर छाया हुआ है, हर तरफ छाया है, कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां काम ना चल रहा, और खासकर जहां डबल इंजन है। और ये सब जो है कि आप देखिए, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन निकलता क्या कुछ है सब तरफ। जो मैंने एमएलए साहब से पूछा, वो एमएलए साहब ने बेबाकी से कहा भी कि हम तो नहीं करते, हमने कहा आपकी तरफ इशारा नहीं था। लेकिन जो होना चाहिए इस मामले में, मुझे लगता है जो कुछ हो रहा है 3 पास हो जाएगा, क्योंकि अब नीतीश कुमार तो मोदी जी की मशीन में धुलकर निकले हुए हैं फिलहाल, तो कुछ नहीं होना है। क्या कहेंगे आप दोनों चीजों पर, गुजरात प्लस ये? देखिए, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम, दर्शकों को भी नमस्कार। माफी चाहता हूँ, मैं बीच में आ रहा हूँ, आपके मतलब कहीं निकलना है, एक्चुअली माता जी के पास जाना है, तो इसलिए थोड़ा बीच में आ गया मैं। अब बिहार में क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में मैं ज्यादा कह नहीं सकता। वो मेरे ख्याल से अभिषेक भाई वहां बैठे हैं, या तो महानंद जी अभी जो बोल रहे थे वो हैं, या जो बिहार को डे टू डे रूटीन में कवर करते हैं, उनको सबको पता नहीं, होगा कि चूंकि क्या होगा। गुजरात से प्रधानमंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री जी को शैली है काम करने की, उस पर आप बहुत अच्छे से प्रकाश डाल सकते हैं कि उनने तो ये, हाँ, जब हमारे साथ कोई जुड़ तो गया है तो मान के चलिए कुछ नहीं होना है। देखिए, ऐसा है कि मैं तो सिर्फ आपको अभी गुजरात में जो जो बहार खिली हुई है भ्रष्टाचार की, जो बसंत खिली है, मैं उसके बारे में बात कर सकता हूँ। राइट ठीक सर, है, राइट सर। हमारे भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद राम मोकरिया, जब ये राजकोट में वो जो टीआरपी गेम जोन में आग लगी और उसके बाद जो हंगामा खड़ा हुआ है, उन्होंने उसमें एक निवेदन दे दिया कि भाई मैंने भी जब एक मेरा काम एक बिल्डिंग का प्लान पास करवाना था, तो मैंने भी 70,000 रुपए जो है बतौर रिश्वत दिए थे। कर्नाटका के राज्यपाल रह चुके नरेंद्र भाई के खासम खास माने जाने वाले वजूभाई वाला ने पब्लिक स्टेटमेंट दिया कि पैसे के बगैर अफसर काम नहीं करता। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे कलेक्टर पाए जाते हैं जो कि गांधीनगर में पोस्टेड होते हैं और 10,000 करोड़ रुपए की जमीन का गबन ऐसे करते हैं, और सरकार में बैठे हुए लोगों को ये फिर मानने की मनवाने की कोशिश भी की जाती है कि सरकार को पता नहीं था, लेकिन कलेक्टर ने 10,000 करोड़ की जमीन जो है उसका गबन कर दिया। सूरत में, दक्षिण गुजरात में एक कलेक्टर जो है वो लगभग 2,500 से 3,000 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन को निजी कर देता है, किसी को कानो कान पता भी नहीं चलता। ठीक है, राजकोट शहर का, कॉरपोरेशन का एक टाउन प्लानिंग ऑफिसर मनसुख सागठिया, जो कि पकड़ा जाता है, पता है आपको 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति तो उसके नाम निकली हुई है। बेनामी संपत्ति कितनी होगी हमको नहीं पता, अभी तो वो सब ढूंढ रहे हैं। मतलब कौन सी न खाऊंगा न खाने दूंगा वाली बात है भाई। मतलब कि मैं तो आपको ये कहता हूं कि अगर कुछ नहीं ज्यादा, आप सिर्फ गुजरात के ये 8 महानगर थे, अब तो बढ़ गए हैं, मतलब और बढ़ा दिए, लेकिन मूलतः 8 महानगर जो सालों से थे, अगर उनके एक एक टीपीओ की जो है ना संपत्ति की जांच करवा दे, वो कम से कम 200-300 करोड़ का आदमी निकलेगा। बाकी सब छोड़िए। जी जी। अगर ये हाल है, कलेक्टर 10-10 हजार करोड़ का जो है टोपी घुमा सकता है, आप क्या मानते हैं कि ये ऊपर बैठे हुए जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनके आशीर्वाद के बिना ये हो सकता है क्या? ये नहीं हो सकता है ना। तो मतलब ये है कि पूरी सरकार जो है वो भ्रष्टाचार में, मतलब कि मतलब सर के यहां से लेके पांव तक वो बिल्कुल लिप्त है उस। अब कौन सी वो सुचारू और ऑनेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं ये लोग। आप देखिए यहाँ पे हर आए दिन हम तो, मतलब मुझे तो कवर करना भी जो है
मैं बोर हो चुका हूं कि क्या ये रोज रोज बताऊं मैं दर्शकों को कि आज जो है वो 100 किलो चरस जो है कहीं तैरता हुआ मिला, कहीं जो है वो 50 किलो हेरोइन कहीं किसी जगह पे जो है तैरता हुआ मिला। ऐसे ऐसे ड्रग्स के ऐसे इस तरह से पैकेट मिल रहे हैं जैसे कि वो कुत्ते को नहीं फेंकते बिस्कुट के पैकेट, ऐसे मिल रहे हैं भाई। गृह राज्य मंत्री जो है वो ये सब छोड़ के थोड़ी सी बारिश क्या हो गई सूरत में, वो कचरा इकट्ठा करने में लगा हुआ है। मतलब कोई और मुख्यमंत्री को निकलना पड़ रहा है, छोटे छोटी नगर पालिकाओं में मुलाकात के लिए प्रवास करना पड़ रहा है और वहां जाके फिर तुरंत लोगों को सस्पेंड करना पड़ रहा है। पिछले 1.5 हफ्ते में 2 क्लास 1 और 1 क्लास 2 अफसरों को उनकी समय मतलब जो उनकी वय मर्यादा से 6 साल 3 साल 4 साल पहले कंपलसरी रिटायरमेंट दे दी मुख्यमंत्री ने। क्यों? क्योंकि उन पर जो है वो जो शौचालय योजना है ना स्वच्छ भारत के तहत, वो सोलंकी साहब ने 100 करोड़ रुपए जेब में डाल दिए। भाई साहब बताइए, क्लास 2 अफसर है वो, क्लास 2 अफसर है, 100 करोड़ तो वो खा गया। हमारे यहाँ अजय चौहान होते हैं जो गुजसेल के डायरेक्टर चेयरमैन होते हैं। मोदी साहब के कार्यकाल जब मुख्यमंत्री थे तब कार्यकाल में एक साथ 3 सरकारी पोजीशन पर वो काम करते हैं, तीनों जगह से तनख्वाह लेते हैं और अपने परिवार के लिए 100 बार जो है वो उस हेलीकॉप्टर का उपयोग करते हैं जो मुख्यमंत्री के लिए सिर्फ रखा गया है। 300 करोड़ की संपत्ति उसके नाम पाई जाती है, ये बताया जा रहा है। मतलब क्या करें आप, मतलब कितना बताएं आप? बिल्कुल। तो ये तो चरम फालतू पर है। नहीं, शर्म कहाँ, इनको नहीं है शर्म। नहीं, चरम पर है भ्रष्टाचार, चरम पर है। किसी कोई डर दहशत बचा नहीं है और भ्रष्टाचार अब मुद्दा भी नहीं मानने लगे हैं लोग, इसको मुद्दा भी नहीं मानते जिस तरीके का। अरे भाई मैं आपको बताऊं, अभी 2 दिन पहले का कच्छ में एक किसी बनासकांठा के एक बड़े नेता के परिचित की बीवी है, पुलिस कांस्टेबल है सीआईडी क्राइम में। वो जो है वो मतलब वो तो ऐसे ही कुख्यात है वो टिकटॉक और रील और सब बनाने में, लेकिन वो एक वहां के कुख्यात बूटलेगर के साथ गाड़ी में पुलिस ने पकड़ी, जब वो सिविल ड्रेस में थी, गाड़ी में बहुत सारी दारू की बोतलें थी और ये लोगों ने जब पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की तो वो स्थानीय पुलिस पर वो गाड़ी चढ़ा दी। पुलिस ने पुलिस को मारने की कोशिश की लेकिन फिर भी जो है उस पर 307 नहीं लगी। आप समझ रहे मेरी बात? बिल्कुल। तो ये मॉडल है भाई। अब आपके वहां जो अयोध्या में जो वो रामपथ बना है वो किसने बनाया है? हमारे गुजरात में ब्लैक लिस्टेड हुई कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। यस। आप जानते हैं सब। तो क्या कहें, मतलब मेरे घर के बगल में एक गड्ढा पड़ा है, पूरा ट्रक चला जाए इसके अंदर। ऐसे ही हमारे यहाँ बारिश में रोड और रास्तों को दांत निकल आते हैं, वो चबा जाते हैं व्हीकल को और कारों। आप जानते हैं लोग साथ सीधा। तो अब हम तो ये प्रदेश है, अब क्या करें? जो यहाँ हो रहा है वो तो पूरे देश में हो ही रहा है, पूरे देश में पहले से हो रहा है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी गुजरात मॉडल जो। हाँ नहीं, निश्चित आप सही कह रहे हैं, गुजरात मॉडल है। मयूर भाई आपको चूंकि जाना था तो मैंने कहा आपसे पहले लेता हूँ, आप चाहे तो आप कर सकते हैं और कुछ बीच में टिप्पणी करना हो तो और भी कर सकते हैं। मैं सर चलूंगा गौतम लहरी साहब के पास पहले जाऊंगा। गौतम सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों के दौर का जो निर्माण खड़ा है, आज भी अडिग खड़ा है। आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे उदाहरण है, हावड़ा का पुलिया आप ले लीजिए, आज पूरी उसमें जो उसका वो है उसमें लोड बढ़ता जा रहा है लेकिन तान के खड़ा है। और ऐसे बड़े हिंदुस्तान में बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे, और मुगलों के दौर की जो इमारतें हैं वो खड़ी हैं। और हम आज जब इतनी आधुनिक टेक्नोलॉजी हो गई है, क्या कुछ नहीं हो गया है? अब तो सब कुछ आपके पास, मशीन भी बहुत बेहतर है, आपके पास टेक्नोलॉजी बेहतर से बेहतर है। और इधर उलट हम बिहार तो है ही है, बिहार में कि एक 15 दिन में इतने पुल गिर जाना, और कोई अब तक अगर यही कोई दूसरा राज्य होता तो अब तक तो पता नहीं कौन कौन सी एजेंसियां सक्रिय हो जाती। क्या टिप्पणी करिएगा आप ओवरऑल पे, गौतम सर? धन्यवाद संजीव जी। सबसे पहले आपने जो शुरू किया था बिहार का पुल के बारे में, मेरे तो पहले सुनने में लग रहा था पहली बार नेहरू जी शायद थोड़ा सांस ले रहे हैं, लेकिन उनका नाम नहीं आया, वो जिम्मेदार है। दूसरी बात है, आपने जो उपलब्धि 10 साल का बताया, ना खाऊंगा खाने दूंगा, अभी जो उपलब्धि है वो है कि खाने दूंगा अगर साथ में हो।
यस सर, साथ में यस होने सर, से खाने देता है, नहीं तो तुमको खा जाऊंगा। यस सर। ये अभी दूसरा, अभी ये बदल गया है। तो तीसरी बात ये है कि जो आप पुल का मसला आप जो बोल रहे हैं कि आप देखिए सारे भाजपा शासित राज्य जो है, सब में जो जो पिछले 10 साल में बना है, इंक्लूडिंग दिल्ली कैपिटल, सब में बहुत सारे गड़बड़ दिखाई दे रहा है, इंक्लूडिंग पार्लियामेंट बिल्डिंग। बहुत तामझाम करके G20 के समय प्रगति मैदान टनल बनाया था। अब बारिश हो जाता है तो टनल को बंद रखना पड़ता है। वहां पे भी बहुत सारे पानी घुस रहा है। पार्लियामेंट के अंदर नया पार्लियामेंट भवन, आपने उसका बगल में जो है ब्रिटिश का बना हुआ पार्लियामेंट, उसमें अभी तक सुना नहीं कि पानी गया है, बिल्कुल लेकिन देखा, बिल्कुल पानी देखा। जा रहा है नया पार्लियामेंट भवन। यस, मतलब ऐसे बनाया गया। इसका मूल कारण जो है, आपने जो कहा, इसमें तो एक भ्रष्टाचार तो है ही। उसके पहले देखिए, जैसे मेरे को याद है 2021 विधानसभा चुनाव के पहले कलकत्ता में एक पुल गिर गया था। सर, वो पुल गिरने के बाद तो प्रधानमंत्री वहां पे बयान दिया, प्रधानमंत्री आके उसको राष्ट्रीय मुद्दा बनाया। लेकिन यस ठीक सर, है, बंगाल का जनता जवाब दे दिया है, जवाब दे दिया, उनको पार्टी को सीमित कर दिया है। तो वो बात यह है कि अगर ये आपने जो कहा था, किसी और ने भी कहा था, अगर एक विरोधी शासित राज्य में होता है तो क्या इसके ऊपर क्या ना बोल सकते हैं। आप कहाँ पे देखिए, मध्य प्रदेश में जो उज्जैनी उज्जैन मंदिर के पास जो बनाया था प्रोजेक्ट, यस, यस, महाकाल एक जी। साइक्लोन में पूरा ध्वस्त हो गया। सर, एक साइक्लोन में पूरा ध्वस्त हो गया, उसमें कितना किसी ने कोई जवाबदेही नहीं है। बात ये सबसे बड़ा आश्चर्य बात है, जो हो रहा है उसके बाद कोई जवाबदेही नहीं है कि क्यों हुआ, क्यों हुआ। कारण ये हुआ कि आपका साहब जिसका नाम आप ले रहे हैं, सर, उनका एक्चुअली जल्दबाजी है। जल्दबाजी है, उसको दिखाना है हम 10 साल में कितना उद्घाटन कर रहे हैं, क्योंकि उद्घाटन के लिए उनका फोटो ही आता है और किसी का तो अलाउड नहीं है आसपास। अगर किसी आ गया तो उसको हटा भी देते हैं, खुद हाथों से हटाते हैं। अब अयोध्या का टाइम में रोड शो में आप देखा होगा कि कैसे हटा दिया था वहां का जो स्थानीय विधायक थे। अयोध्या राम टेम्पल में पानी आ रहा है क्योंकि वो टेम्पल मंदिर अभी पूरा बना नहीं है। सर, भगवान राम लला को छत दे दिया, घर दे दिया, लेकिन छत नहीं दिया, वो अभी बना नहीं। इसका जल्दबाजी था कि चुनाव के पहले किसी तरीके से इसको जनता को दिखाना है, वोट लेना है। तो उत्तर प्रदेश का बहुत सचेतन जनता, जिन्होंने इंदिरा गांधी को हराया था, वही जनता मोदी को भी सबक सिखाते हैं कि ऐसे आप झूठ फैलाओगे, ऐसे आप करोगे तो ये जनता को ऐसे आप बोका मत मानो। वो नहीं समझते हैं आप किस लिए कर रहे हो, तभी तो इसका नतीजा ये आया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसका बहुत सारे तो ये सबसे बड़ा स्कैम तो है ही, जितना बना 15 दिन में 4 पुल गिर रहा है बिहार में। अर्जुन अभी तो हिसाब दिया उन्होंने, अभिषेक जी ने, कि आउट कितना टोटल पुल गिरा है। तो बिहार का बात जो है, एक तो है देखिए, इसलिए नहीं बोल रहा है कि इसको पता है कि बिहार के साथ जो जेडीयू का अलायंस है, अरुणाचल अलायंस है, ये वो भी पुल के तरह गिर सकते हैं। बिल्कुल, जब बिल्कुल। दिल्ली का एयरपोर्ट का छत जब गिरे, तब एक ऑटो रिक्शा में मैं जा रहा था दिल्ली, उन्होंने कहा छत गिर गया, इसके बाद देखेंगे सरकार गिर जाए। अहमदाबाद गुजरात में एयरपोर्ट गिर गया। मध्य प्रदेश तो में भी हुआ दादा, मध्य प्रदेश में भी हुआ। मध्य प्रदेश में भी हुआ है। तो मतलब सर, ये है कि इनका जो जल्द, इसलिए नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा है क्योंकि उसका भी सरकार बचा रहा है। लेकिन जेडीयू का मुझे लग रहा है कि जेडीयू का जो दिल्ली में कार्यकारिणी का बैठक हुआ, उसमें जो 3 प्रस्ताव खासतौर पे लाया गया, एक है स्पेशल स्टेटस फॉर बिहार, दूसरा है 9 शेड्यूल में डालना। देखने वाली चीज, नॉट ओनली दैट, वो नीतीश कुमार सरकार सुप्रीम कोर्ट में गए हैं उसको रिव्यू के, हाई कोर्ट का रिव्यू करने के लिए। इसमें तो अटॉर्नी जनरल को भारत सरकार को जवाब देना पड़ेगा ना। तो क्या बोलेंगे, मान लेंगे तो विरोध करेंगे, तो क्या करना। तो पीछे के दरवाजे से हो सकता है कि इसका सुनानी टाल सकते हैं। एक बात, लास्ट बात बोल के पहली बार खत्म करूंगा। पार्लियामेंट का डिबेट के दिन सुना गया कि कैसे टीडीपी का बड़े, सबसे नाम नहीं लिया उन्होंने, इसलिए मैं भी नाम नहीं लिया, बड़ा नेता दादा। कैसे शेयर घोटाला जो हुआ एग्जिट पोल के बाद, उसमें कितना रुपए वो कमाया। सर, अभी उनका भी डिमांड है अमरावती प्रोजेक्ट लेके, अमरावती पोलाभरम दोनों को कहा है, उनका यस, स्टेट यूनिट से कहा ही है।
इसको देखना है इस बजट में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए पुल के जगह मेरे से शंका है बजट ना गिर जाए। पुल गिरने का शुरुआत है, गिरेंगे बजट, देखते हैं। दादा 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 मैं सुधीर सर आप पास आने के पहले मैं एक बार हेमंत जी के पास जरूर जाने दूंगा। हेमंत जी के पास जाके फिर आपके पास आता हूँ, एक पूरा फाइनल पे आपकी एक निचोड़ आ जाएगा और कुछ ज्यादा चीजें मैं आपसे ले पाऊंगा। हेमंत सर भले ही कह रहे हैं कि मोदी जी नहीं देख पा रहे हैं उस भ्रष्टाचार को, ये जो मशीन में धुल चुके नीतीश जी अब बड़े पाक साफ से हैं, आरोप ये लगा रही बीजेपी की ये तो कांग्रेस के दौर के पुल हैं, और अब 12 का पुल गिर जाए, 14 का पुल गिर जाए, 20 साल से नीतीश जी हैं, पब्लिक तो सब जान रही है ना हेमंत जी, भले ही ना जाने लोगों ने अब ये जो नेता ना जाने, ईडी ना देखे, सीबीआई ना देखे, इनकम टैक्स खामोश बैठ जाए, जो जिन एजेंसियों को कार्रवाई करना है वो हो जाए, सब पट्टी आंखों पे मान ले। लेकिन जब पब्लिक की आंखों पर पट्टी बंधेगी इसका नुकसान नहीं होगा? क्या सोचते हैं आप? नीतीश कुमार जी की मुट्ठी वैसे ही खुल चुकी है सर, आपकी टिप्पणी हेमंत जी। धन्यवाद संजीव जी। जो कुछ हम लोग देख रहे हैं उस पर एक व्यापक मुझे लगता है कि होलिस्टिक अप्रोच के साथ देखना चाहिए, क्योंकि जो इनका जो पूरा मॉडल है, चाहे मोदी जी का मॉडल हो या नीतीश जी का मॉडल हो, वो पूरा मॉडल ही अपने आप में वो संदिग्ध है। आप ये जो करप्शन और जो बड़े बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो गिर रहे हैं, बिहार में पुलों का गिरना हो या अलग अलग राज्यों में एयरपोर्ट का गिरना हो या ये निर्माणाधीन जो बड़े प्रोजेक्ट हैं वो, तो इसको लेकर के खास करके जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो खुलासा हुआ उसने ये साबित दिखा दिया कि जो नेक्सस है जिसकी बात महानंद जी कर रहे थे, उस नेक्सस को इस लेवल पर आप जाकर के देखिए कि ये जो नेक्सस कैसे काम कर रहा है। परचेजिंग और कंस्ट्रक्शन दो ऐसा सगल है जो मोदी राज में और नीतीश राज में ये काफी बढ़ा। आप परचेजिंग किस काम के लिए कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन किस काम के लिए कर रहे हैं, वो जनता के लिए कितना उपयोगी है, इन चीजों पर ध्यान देने के बदले ये करना है कि परचेजिंग होगी तो उसमें कट मनी मिलेगा, कंस्ट्रक्शन होगा तो उसमें कट मनी मिलेगी। इसका नतीजा ये हुआ कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट से लेकर के छोटे प्रोजेक्ट में भी बड़े पैमाने पर कमीशन खोरी हुई। नीतीश जी के राज में बिहार विधानसभा और बिहार विधानमंडल का कैंपस कह लीजिए, उसके पीछे में जो बना है उसका नाम सेंट्रल हॉल है, उसमें वो 400 करोड़ से ऊपर का वो प्रोजेक्ट था। उसका जो बेसमेंट है उसमें अभी भी पानी भरा हुआ है, उसकी मरम्मत आज तक कोई नहीं कर सका। जो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी उसने हाथ खड़े कर लिए। क्या किया इन लोगों ने उनके साथ, क्यों ऐसा हुआ, कोई सवाल उस पर खड़ा नहीं होता है। तो खास करके बिहार में हम लोगों ने ये देखा, जब अखबार में हम लोग काम कर रहे थे तो उस समय तो ये सिखाया गया कि आपको सरकार के इन कामों के खिलाफ कुछ लिखना नहीं है। करप्शन के सवालों को कहा गया कि ये आर्थिक अनियमितता, पूरी एक शब्दावली बनाई गई कि आर्थिक अनियमितता लिखना है, भ्रष्टाचार नहीं लिखना है। और ये महामानव जो इस बात को सिखा रहे थे वो आज सरकार में, बीजेपी सरकार में, नीतीश जी के संरक्षण में वो ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए हैं, राज्यसभा के उपसभापति हैं। तो मीडिया ने भी इस पूरे लूट के साम्राज्य के साथ एक तरह से गठबंधन बनाया, और जो इस काम में जितने लोग लगे हुए थे, जो मीडिया के जो संपादक, उसके मैनेजर, उन लोगों ने इस पर पर्दा डालने का काम किया कि जो बड़ी कंपनियां आती थी किसी तरह का कंस्ट्रक्शन कर ले, कोई उसको रिपोर्ट, कोई फॉलो अप, ये सब होता नहीं था। तो इसका नतीजा ये हुआ कि बड़े पैमाने पर जो कुछ काम हुए, उन कामों को लेकर के नौकरशाही उस पर इतना हावी रही कि बाकी लोग, न तो मीडिया ने उस पर कुछ किया, न नौकरशाही को फ्री हैंड दिया गया। आपको मैं याद दिलाऊं कि इंडिया टुडे ने एक बार एक स्टोरी की थी बिहार में नीतीश के नवरत्न, उन नवरत्नों में किनका नाम था, तो सारे के सारे उसमें आईएएस अफसर थे और कुछ एक आध आईपीएस अफसर थे। अब बताइए कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहां हम लोग रह रहे हैं, अगर किसी मुख्यमंत्री का नवरत्न सिर्फ आईएएस और आईपीएस अफसर हो तो आप उस मॉडल को समझ सकते हैं कि वो मॉडल किधर जा रहा है। आज की तारीख में नीतीश जी के साथ एक ऐसे अफसर हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं,
और उनके बारे में कहा जाता है कि महीने में कम से कम 10 बार वो पटना से दिल्ली का दौड़ लगाते हैं। उनके बारे में तमाम तरह की कहानियां सुनाई जाती है। आखिरकार जो कुछ और वो सबसे पावरफुल माने जाते हैं, सबसे पावरफुल चीफ सेक्रेटरी की भी हैसियत उनसे कम मानी जाती है। तो ये जो पूरा ब्यूरोक्रेसी का जो नेक्सस है, और ये नेक्सस किस तरह काम करता है कि वो उसका काम ही है कि आप परचेजिंग हो, कंस्ट्रक्शन हो, उसमें पूरी तरह कोई पारदर्शिता नहीं है। आप बनाइए और उसको खरीदिए और बनाइए और लूटिए। इसी का नतीजा है कि जो सड़कों की गुणवत्ता है, जो बड़े पुलों की गुणवत्ता है, वो कैसे आज की तारीख में जो धराशायी हो रहे हैं, जो लगातार बिहार में पुलों के गिरने की चर्चा जो हम लोग अभी सुन रहे थे, तो ये अनायास नहीं है। इसके पीछे पूरी जो इस नेक्सस को आप जब समझेंगे तब लगेगा कि ये कैसे लूट का साम्राज्य ये चल रहा है। और लहरी जी ने ठीक ही कहा कि इनका सूत्र वाक्य है कि आपको खाना है तो हमारे साथ मिलकर के खाइए, बिल्कुल मिलजुल करके खाइए, वरना जेल जाने के लिए तैयार हो जाइए। बिल्कुल सही। अगर हमारे साथ नहीं है तो आपको जेल जाना है, वरना अगर खाना है तो हमारे साथ मिलजुल करके खाइए। अब बताइए कि जो निखिल आनंद की जिनकी चर्चा ये कर रहे थे, तो उन्होंने बिहार के बारे में तो बहुत दुख जाहिर कर दिया, लेकिन जो एयरपोर्ट जो गिरे 3 जगह पर, उनके बारे में कभी किसी बीजेपी नेता का कोई बयान तो आया नहीं। तो ये जो पूरा मॉडल है, और अभी मयूर जानी जी जो गुजरात का मॉडल जो बता रहे थे, उस गुजरात मॉडल को देख लीजिए आप। हेमंत सर जी। आपने जो कहा, ये कोई राज्य अछूता नहीं है। मैं आपके पास दोबारा लौटता हूं, कोई राज्य ऐसा मैं अछूता अपनी नहीं है बात जहां मैं अपनी बात जी जी खत्म कर रहा हूं। जी मैं ये कह रहा जी हूं कि जो पूरा जो ये मॉडल है, वो मॉडल असल बात की ये लूट का मॉडल है, और इस लूट के मॉडल में कहीं पर भी कोई जवाबदेही नहीं है। और जब आप ब्यूरोक्रेसी पर पूरी तरह निर्भर होंगे, इसीलिए नीतीश जी को और नरेंद्र मोदी जी को के बीच में कैसे छनती है, क्योंकि आपको लोकतांत्रिक मूल्यों में आपकी आस्था ही नहीं है। आपको लगता है कि लोकतांत्रिक जवाबदेही जो है उससे हमको मुक्त रहना है। इसीलिए नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द जो है पिछले 10 सालों से जो अफसर हैं, उनको लगातार एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन मिल रहा है। अजीत डोभाल जी सुनते हैं कि 80 साल के होने जा रहे हैं, तभी वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हुए। ऐसा तो दुनिया में कहीं हुआ नहीं है। तो जब ब्यूरोक्रेसी पर इस तरह की निर्भरता होगी, जहां जो जनता से चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको कोई मौका नहीं दिया जाएगा, ये वो उनकी सरकारों में भी बीजेपी के मंत्रियों को भी कितनी हैसियत है उनकी, नीतीश जी के मंत्रियों की कितनी हैसियत है, कोई हैसियत नहीं है। वो कुछ नहीं कर सकते हैं, उनको फाइल पर दस्तखत करना है, कुछ नहीं करना है। उनका जो अफसर है, सारे अफसर भरे पड़े हैं वहां पर नीतीश जी के, और उनके जो निर्णय लेते हैं, जो राजनीतिक निर्णय भी लेते हैं और प्रशासनिक निर्णय भी लेते हैं, ये लोग लूट के लिए जिम्मेवार हैं। और जब तक इस अप्रोच से नहीं देखिएगा तो ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। इसी अप्रोच से देखने की जरूरत है, तब समझ में आएगा कि इनका जो पूरा लूट का जो मॉडल चल रहा है वो ऐसे ही आगे बढ़ रहा है। जी बिल्कुल हेमंत जी सही कह रहे हैं कि वो एक पूरा नेक्सस, और नेक्सस में यदि कोई अभी इस समय खुदा है तो वो खुदा वही ब्यूरोक्रेट्स हैं जो इन नेताओं को चला रहे हैं। ये आम परसेप्शन है, और कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां इस तरीके का एक गठजोड़ ना हो। और वो ऑफिसर्स वो ऐसे फले फूले हैं, उनकी भी संपत्ति जो मयूर भाई ने कहा लगभग हर राज्य में। सुधीर सर माफी चाहूंगा सबसे आखिरी में आपके पास आया, लेकिन आपका बड़ा दीर्घ अनुभव है, और आपने हमें याद है जब आप माया मैगजीन के लिए करते थे, मुझे ध्यान है कि आप एक छोटा सा पीस लिखते थे तो उससे हड़कम हंगामा मचता था भ्रष्टाचार के मामले में। अब आप पूरी की पूरी पोथी पथन्ना किताब निकल जाती है, किसी पे जूं तक नहीं रहेंगी। और ये जो सुशासन बाबू जो आपके भी मित्र भी रहे हैं, आपने कई समय उनके साथ गुजारा है, काटा है, कहीं कोई शर्म लिहाज बची नहीं। जो भी बात होती, 85,000 करोड़ रुपए अयोध्या में खर्च हुआ, धुआंधार खर्च हुआ, क्या निकल कर आ रहा है? तो वही मैं बात कर रहा हूं, ऊपर से जो चल रहा है वो नीचे तक जा रहा है, और भय खत्म है, डर नहीं है। इसलिए, और फिर जो कट्स हैं, जो कट्स की बात है एमएलए साहब कह रहे थे, वो बिल्कुल निश्चित तौर पर उनका अपना एक अलग काम करने का अंदाज, लेकिन जनरल परसेप्शन। तो इस पूरी प्रक्रिया पर, पूरे मसले पर आपकी राय सर? सुधीर सर अनम्यूट कीजिएगा सर, अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही, बिल्कुल जी आ रही। हाँ, धन्यवाद संजीव जी। इब्तिदाए गवर्नमेंट है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ है मोदी की तीसरी पारी की शुरुआत को, और जो ये जो घटनाएं हुई हैं, अयोध्या में जो पानी भर गया, जो टपकने लगी छतें,
जबलपुर के एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ, दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर T3 टर्मिनल 3 में जो हादसा हुआ, राजकोट एयरपोर्ट पर ये जो हादसा हुआ, या इसके पहले उज्जैन में महाकाल में जो कुछ हुआ, महाकाल लोक में, आप गौर करें ये हर जगह डबल इंजन सरकारें हैं। यस एक भी जगह ऐसी नहीं, या जो बिहार में लगातार आधे दर्जन से ऊपर पुल टूट कर गिरे हैं या ढहे हैं, वहां पर भी डबल इंजन सरकार है। तो ये सारा खेल वही हो रहा है जहां डबल इंजन सरकारें हैं, और इनको लेकर किसी भी राष्ट्रीय नेता का या क्षेत्रीय नेता का, भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगी दलों के नेताओं का कोई बयान नहीं आया है। उस पर डिमांड करना तो बहुत दूर की बात है। आप 2-3 चीजों पर गौर करें। सन 2014 में माफी चाहते हुए बचाव के लिए बयान आए होंगे, बचाव, वो ये कहते हैं ये तो कांग्रेस के दौर का ये बयान आते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जो अभी लहरी जी कह रहे थे कि वो एक पुल पर उन्होंने राष्ट्रीय मुद्दा बनाया था जब पश्चिम बंगाल में हुआ, आज खामोश है शायद। जब नेता प्रतिपक्ष भाषण दे रहा होता है तो प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री और अनेक मंत्री उठकर उनको टोकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों पर, चाहे वो मणिपुर का मामला हो, चाहे वो हादसे का मामला हो, चाहे वो हाथरस का जो अभी कांड ताजा हुआ है, इस पर किसी का कोई बयान नहीं आता है। तो मैं कहा था सन 2014 में भारत पर 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था, और 10 साल के बाद आज स्थिति यह है कि भारत वर्ष पर 205 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। यानी 10 साल में आपने लगभग 150 लाख करोड़ का कर्जा लिया है। और ये आपका विकसित भारत का मॉडल क्या हो सकता है, ये इस बात की पोल खोलता है कि आपके पास कोई खाका नहीं है। आप बीजेपी के सारे दफ्तरों को देखिए, दिल्ली से लेकर भोपाल से लेकर किसी भी शहर में, किसी भी जगह राजधानी में चले जाइए, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर कारपोरेट दफ्तरों से होड़ लेते हैं। साज सज्जा के मामले में भी, शान शौकत के मामले में भी, लगदक के मामले में भी, टेक्नोलॉजी के मामले में भी, और सुविधाओं के मामले में भी। तो ये पैसा सारा कहाँ जा रहा है? आपने बार बार गुजरात मॉडल की बात की। गुजरात मॉडल के बारे में विस्तार से अलग से बात हो सकती है, लेकिन गुजरात मद्य निषेध के लिए जाना जाता है, और गुजरात वो राज्य है जहां सबसे आसानी से शराब उपलब्ध है, और वहां पर पान की दुकानों से लेकर अस्पताल के कर्मचारियों तक से जो है शराब प्राप्त की जा सकती है। तो गुजरात मॉडल में मद्य निषेध का क्या हश्र है, और गेमिंग उसमें अभी जिस तरह से आग लगी, या राजकोट एयरपोर्ट पर जो कुछ हुआ, या बाकी घटनाएं जो हमारे जानी साहब ने बताई, उससे आप अंदाजा लगाइए कि इनका विकसित भारत या गुजरात मॉडल, इसका हश्र क्या है। हमारे मध्य प्रदेश में एक विज्ञापन आता था, अजब गजब मध्य प्रदेश, कि मध्य प्रदेश तो बहुत अजब गजब है। तो ये मध्य प्रदेश अजब गजब नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश जो आरएसएस की प्रयोगशाला था, उसके पैटर्न पर चलते हुए ये पूरा देश और बीजेपी की सरकार और मोदी की सरकार अजब गजब हो गई है। अब इसके मूलभूत कारण क्या है? अभी नीट परीक्षा का मामला हुआ, एनआईटी का मामला हुआ, लेकिन प्रदीप जोशी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि प्रदीप जोशी उस आरएसएस की बैकग्राउंड से आते हैं जो आज की तारीख में किसी भी एकेडमी में, किसी भी संस्थान में, किसी भी महकमे में, किसी भी मंत्रालय में पद पाने के लिए एक जरूरी अर्हता या पात्रता होती है। तो जब तक आप आरएसएस के नहीं है या आरएसएस की मुहर आप पे नहीं लगेगी, तब तक आप कोई पद नहीं पा सकते हैं किसी भी राज्य में जहां डबल इंजन की सरकारें हैं। आपकी योग्यता, आपका अनुभव, आपका तजुर्बा, आपकी पात्रता, आपका ज्ञान, आपकी प्रतिभा, आपकी सामर्थ्य, सब 2 कौड़ी की चीजें हैं। आपके लिए जरूरी है कि आप संघ तक नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि या हाफ पैंट में आपकी एक फोटो अगर खाकी है तो आप कोई पद पा सकते हैं। तो जब ज्ञान की, सामर्थ्य की, प्रतिभा की, योग्यता की कोई कदर ही नहीं है, तो जाहिर है कि हादसे होंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड ने बता दिया कि आपने चंदा लिया, उसके बाद लोगों को ठेके दिए। काशी में या अन्यत्र किन लोगों को ठेके दिए जा रहे हैं? गुजराती बैकग्राउंड के लोगों को ठेके मिल रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि हमारे यहाँ जो उपक्रम आने चाहिए थे वो सारे उपक्रम उठाकर गुजरात ले जाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में वहां का श्रम राज्य मंत्री मनोहर लाल पंथ, स्वास्थ्य मंत्री
सिद्धार्थनाथ सिंह को खत लिखता है कि संविदा कर्मियों को हटाइए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नौकरी दीजिए। ऑन रिकॉर्ड है ये। आप मध्य प्रदेश में देख लें या किसी भी राज्य में जहां डबल इंजन की सरकारें हैं, आपकी योग्यता की कोई कदर नहीं है, आपको योग्यता से किसी को कोई लेना देना नहीं है। तो जब योग्यता की कदर ही नहीं है तो एयरपोर्ट भी गिरेगा, पुल भी गिरेंगे, सड़कें भी टूटेंगी, स्कूल कॉलेज भी गिरेंगे, हादसे भी होंगे। तो सारा खेल जो ये है कि योग्यता मापदंड नहीं है, पार्टी की विचारधारा आपके लिए अकेली मायने रखती है। और जिस तरीके से आपने दोनों हाथ पुलिसिए की जगह दोनों हाथ बटोरिए, यही सयानो काम, तो यही हो रहा है। इनके दफ्तर देख लीजिए, आप सारी चीजें देख लीजिए। तो ये जो है नीट को लेकर जो हमारे विवेक तनखा ने कहा है कि दीपक जोशी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और कर्ज की बात मैंने आपको बताई, वो वॉशिंग मशीन जो है, चाहे वो प्रफुल्ल पटेल हो, चाहे वो हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे वो येदियुरप्पा, तो भ्रष्टाचार के और अनियमितताओं के किंवदंती या शलाका पुरुष थे। लेकिन बार बार भारतीय जनता पार्टी ने उनके सामने घुटने टेके, और आज भी जब उनके खिलाफ पॉस्को में मामला दर्ज हो चुका है और कभी भी वो गिरफ्तार हो सकते हैं, या प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोग इनके आंख के तारे हैं या लाडले हैं, तो अन्यत्र आप हर जगह देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी से किसी भी विकास की, पारदर्शिता की, ईमानदारी की अपेक्षा करना बहुत गलत होगा। और आपने कहा कि माया में 2 लाइन छपती थी, या किसी भी प्रतिष्ठित अखबार में एक कॉलम या आधे कॉलम की खबर छपती थी तो हड़कंप मचता था। लेकिन आज के लेटर टू द एडिटर में कार्रवाइयां होती थी सर, सुधीर सर, हमें याद है। सरकारें और ये भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर तो सरकारें गिरी भी, हमने ये भी पाया है। तो आज की तारीख में आप पूरा विशेषांक जो है भ्रष्टाचार पे निकाल दीजिए, लेकिन उसका कोई असर किसी भी सरकार पर नहीं होता है, क्योंकि ये लोग निर्लज्ज हैं। ये लोग पार्टी विद डिफरेंस की बात कहते थे, रियली दे आर पार्टी विद डिफरेंस, जिनको नैतिकता से, शुचिता से, पारदर्शिता से, जन सरोकारों से, कल्याण से, विकास से कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों हाथों से अपना घर भरना और किसी भी कीमत पर सत्ता में बने रहना इनका अभीष्ट है। इसलिए इनसे बहुत ज्यादा उम्मीद मत करिए। गुजरात मॉडल का आपने हस्व देख लिया, और हेमंत सोरेन को रिहा करते वक्त अदालत ने जो टिप्पणी की है कि मामला ही नहीं बनता था। जब मामला ही नहीं बनता था तो आपने इतने दिन उसको जेल में रखा। छेपक ये लगाया है, ईडी ने लगाया है कि यदि हम नहीं पकड़ते तो हो जाता। क्या है वही मैं कह रहा हूं। आप अगर कितने भी भ्रष्ट क्यों ना हो, लेकिन आप अगर वॉशिंग मशीन के दरवाजे में घुसते हैं तो उसके दूसरी तरफ से आप निकलेंगे तो आपके कपड़े उजले हो जाते हैं। कांग्रेस के शासन में आप याद कीजिए, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, दक्षिण भारत के नेताओं को और नेत्रियों को कितने लोग जेल गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज्य में एक भी आदमी आप ऐसा बता दीजिए, एक भी नेता बता दीजिए, एक भी भ्रष्ट अफसर बता दीजिए जो जेल गया हो या जिसने अभियोजन की कार्रवाई का सामना किया हो। तो मुझे लगता है कि ये मोटी चमड़ी जो है, इतनी मोटी चमड़ी है कि इनके ऊपर किसी भी तरह के वाक प्रहार का, किसी भी तरह के तीरों का कोई असर नहीं होता है, और निर्लज्जता पूर्वक किसी भी कीमत पर सत्ता में बने रहना ही इनका मकसद है। और इस देश को इस तीसरी पारी में इस तरह के हादसों के लिए, इस तरह की चीजों के लिए, इस तरह के अपशकुनी घटनाओं के लिए तैयार रहना चाहिए। संजीव जी। बिल्कुल सर, आपने कहा कि जो हालात हैं, मैं इसी पे सभी से सवाल करूंगा सर। मैं एक सभी से टिप्पणी छोटी छोटी चाहूंगा। अब मेरे पास समय बहुत कम है, तो 2-2 मिनट, 1-1 मिनट की, 1.5 मिनट की टिप्पणी में लेना चाहूंगा। क्या अब ये देश को यही सब जो हालात हैं इन्हीं से समझौता करना है? कुछ नहीं हो सकता इस देश का जो स्थिति है, जो एक नैराश्य का भाव निकल कर आता है, नजर आता है, और जो ये गठजोड़ है, जिस तरीके का नेक्सस है, इस नेक्सस में, और जो ब्यूरोक्रेसी जिस तरीके से पूरा का पूरा खेल कर रही है, इसमें कोई बीच ऐसा रास्ता कि जिससे कि कुछ चीजें तो सुधरें, वैसी उम्मीद शायद अब कम है। मानन जी, आपसे शुरुआत करता हूं। मानन जी शायद कट गया है मामला। दादा लहरी जी, आप बोलिएगा कि क्या अब उम्मीद, जो हम कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद छोड़ देना चाहिए? क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ। मैं उम्मीद किसी को नहीं था, हम लोग कुछ चुनिंदा लोगों को छोड़ के लोकसभा चुनाव का रिजल्ट ऐसे हो सकता है, तो इसलिए मेरा उम्मीद है। मैं जनता के ऊपर भरोसा करता हूँ, और मैं मानता हूँ कि आपने जो लोकसभा चुनाव का रिजल्ट देखा वो सेमीफाइनल था।
फाइनल अभी बाकी है, इसलिए उम्मीद है क्योंकि इसका इनहेरेंट एक प्रधानमंत्री हुए जो उसका पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड का कोई बिना मीटिंग, उसका पार्लियामेंट्री पार्टी का कोई मीटिंग नहीं हुआ, सीधा मीटिंग हुआ 10 लोगों का चुनिंदा जो मंत्री बनने वाले, एनडीए अलायंस, उसी ने उसको इलेक्ट कर दिया। एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी का मीटिंग करते हैं, लेकिन बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी का मीटिंग अभी तक हुआ नहीं चुनाव के बाद। एक अद्भुत, क्या कारण मुझे पता नहीं, क्या डर है क्या है मुझे वो पता नहीं। दूसरी बात तो ये है कि देखिए इन्होंने जो बहुत सारे बोल रहे हैं कि टॉम नाइन जी प्रधान नेहरू के तरह तीसरी बार आए हैं। 1962 3 में नेहरू तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, एक्चुअली चौथा बार थी, क्योंकि चुनाव के पहले जो प्रधानमंत्री थे तो 4 बार का प्रधानमंत्री। और उस भाषण में, प्रेसिडेंशियल एड्रेस का जो भाषण, उस भाषण में उन्होंने विरोधी दल को कहा कि आपका हक है हमें आलोचना करना, आपका आलोचना से मैं सीखता हूँ, मेरा जो गलती होता है मैं देख लेता हूँ गलती भी कि नहीं। ये फर्क है, आप संख्या गिनने से कुछ नहीं होता। नेहरू जिस तरह से देश चलाया था, क्या बोला था, वो ऑन रिकॉर्ड है पार्लियामेंट में 1962 3 में, जिन्होंने प्रेसिडेंशियल एड्रेस के जवाबी भाषण दे रहे थे, और हमारा प्रधानमंत्री जवाबी भाषण दे, दोनों को तुलना कीजिए। तुलना करके आप पाएंगे कि सचमुच हम कहां से कहां आज भारत नीचे उतर के आए हैं, किस तरह का लीडर के हाथ में आज देश जा रहा है। इसलिए मुझे उम्मीद है भारत की जनता के ऊपर, और मैं उम्मीद करता हूं जनता सटीक समय पे सटीक जवाब देगी। दादा बिल्कुल आप सटीक जवाब देगी। मानन जी आपके पास आऊंगा, थोड़ा आपका फ्रेम ठीक करिएगा। मैं यही सवाल कर रहा था कि जो नैराश्य का भाव हर तरफ दिखता है, आप देखिए ना बिहार और लगभग हर देश में, हर सूबे में घटनाएं हो रही हैं, नतीजे निकल कर आते नहीं, बार बार पेपर लीक हो जाते हैं, बार बार जो आप भर्तियों का मामला हो वहां भ्रष्टाचार हो जाता है, या ये घटनाक्रम हो रहे हैं, और उसके बाद जो नतीजे आने चाहिए आप बड़ी ताकत से जांच बैठालते हैं, सब करते हैं। हेमंत जी आप जवाब दीजिएगा, और उनके नतीजे सिफर हैं। हेमंत सर आपकी टिप्पणी। राजीव जी, संजीव जी, ये पूरा जो हम लोग जो देख रहे हैं इसमें आप साफ साफ ये देखेंगे कि इनका, जैसे कि नीट को ही लेकर के आप देखिए, जो कनेक्शंस जो सामने आ रहे हैं, उस कनेक्शंस में जिन लोगों को के नाम आ रहे हैं, जिनको छोड़ा जा रहा है, जिनको विदेश भागने का मौका दिया जा रहा है, तो जिसकी बात मैं कर रहा था कि जो मॉडल है वो क्या है, वो आप इसी तरह से करप्शन को इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस जो है उसको धराशायी कर रहे हैं, करप्शन को संस्थाबद्ध कर रहे हैं आप, और उसको एक संरक्षण दे रहे हैं। सुधीर सर ने ठीक ही कहा कि इनके सामने कुछ नेट समस्या है, कुछ आवाज आपकी बंद हो गई, आवाज आपकी नहीं आ पा रही हेमंत जी, आवाज कुछ बंद हुई है, कुछ समस्या आ रही है मुझे लग रहा है। अब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है हेमंत जी? हाँ, लेकिन आपकी आवाज हेमंत जी नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। मैं आपका दोबारा लौटता हूं, यदि आप कनेक्ट कर पाए तो मैं आपकी टिप्पणी ले लूंगा। अभिषेक जी, ये जो स्थिति है इसके बाद वहां जांचें तो बैठी गई होंगी और भी सब कुछ चल रहा होगा, जो एक रस्म अदायगी है, जो एक नौटंकी शब्द का इस्तेमाल ज्यादा होता है, कि वो सब होना शुरू हो गया होगा। चचा जो है भतीजे पे आरोप लगा रहे हैं, चचा के लोग वो भतीजे को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो क्या स्थिति क्या है? बहुत छोटी सी टिप्पणी, फिर मैं अगर हेमंत जी अगर उनका आवाज ठीक होती तो उनसे, फिर मैं सुधीर जी से समाप्त करूंगा। मेरी आवाज मिल रही है अब? हाँ, अब आई, आपकी आई। मैं अपनी बात खत्म कर लूं? हाँ, कर जी बिल्कुल करिए जी। आप एक उदाहरण मैं देना चाह रहा हूं कि जो अभी नीतीश जी ने जो मीटिंग में जो अफसरों को हाथ जोड़े और कहा कि मैं आपका हाथ जोड़ता हूं, लैंड सर्वे का काम जो है उसको पूरा करवा दीजिए समय पर, नहीं कहिए तो मैं आपका पैर पकड़ लेता हूं। तो नीतीश जी का जो ये जो इनकी जो लाचारगी है, उसी को मैं कोरिलेट करना चाह रहा था कि ये जो लाचारगी आपकी है, ये किस तरह की लाचारगी है। एक तो आपका पूरा बिहेवियर जो है वो सामान्य बिहेवियर नहीं मैं मानता हूं, वो बिल्कुल असामान्य बिहेवियर है। और दूसरे की आप कोई मुख्यमंत्री किसी अफसर के सामने हाथ जोड़े और कहे कि मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं कि ये काम आप करवा दीजिए, अन्यथा कहिए तो मैं आपका पांव पकड़ लेता हूं,
तो जी, ये जो कर रहे हैं। लाचारगी है, ये लाचारगी वो दिखाती है कि जो नेक्सस जिसकी बात मैं कर रहा हूं कि आप उसके सामने सरेंडर कर रहे हैं। जो करप्शन का जो नेक्सस है, जो ब्यूरोक्रेसी के साथ, ठेकेदारों, बड़े ठेकेदारों के साथ, ये इस नीतीश जी के पाला बदलने के पीछे भी एक करप्शन का बहुत बड़ा वो नेक्सस था कि बड़े ठेकेदारों के यहाँ जब ईडी की छापामारी हुई, जो उनके साथ के मंत्री के रिश्तेदार हैं, उसके बाद ये निर्णय हुआ कि ये पाला बदला जाए, और उसमें पूरा एक ब्यूरोक्रेसी का जो पूरा गैंग था वो शामिल था। तो आप इस रूप में इसको देखिए, और मैं इस बात से, लहरी सर के इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि मैं बिल्कुल निराश नहीं हूं, और ये सेमीफाइनल था और फाइनल भी होगा, और ये जनता ने, ये चुनाव तो जनता ने लड़ा है। विपक्ष तो समझिए कि विपक्ष की जो स्थिति थी उसको तो जनता ने अपने कंधों पर लेकर के यहाँ तक पहुंचाया है, और आगे आने वाले समय मुझे लगता है कि बहुत कुछ होने वाला है। तो मैं निराश नहीं हूँ इस पूरे परिदृश्य से। बिल्कुल। मानस सर, आपकी टिप्पणी, हम लोग जो आपसे भी सवाल कर रहे थे, क्योंकि मेरे साथ बहुत 2-2.5 मिनट है मेरे पास, तो आपकी फिर मैं सुधीर सर की फाइनली टिप्पणी ले लूंगा। अभिषेक जी से तो मैं बात करके पूछ लूंगा, और उस पर हम रिपोर्ट निरंतर कर रहे हैं। क्या कहिएगा? म्यूट अनम्यूट कीजिएगा, मैं कर देता हूं आपको अनम्यूट। मैंने कर दिया है आपको अनम्यूट, मैंने कर दिया है। क्या अब जो हम देखते हैं, और जो लाचारगी, मुख्यमंत्री की जो हम लाचारगी देख रहे हैं, कैसे इसको डिस्क्राइब करिएगा मानस? देखिए, जैसा कि हेमंत जी बता रहे थे, नीचे से लेकर जितना भी ऑफिस है, नीचे से लेकर के ऊपर तक पूरे भ्रष्टाचार का पूरा एकदम साम्राज्य फैला हुआ है, संस्थाबद्ध हो गया है, और नौकरशाहों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि जनप्रतिनिधियों की बात छोड़िए, मंत्री का भी कोई सुनता नहीं, डीएम और ये लोग कुछ सुनता भी नहीं। हम लोग तो महाराज सर, मैं माफी चाहता हूँ, मैं बीच में टोक रहा हूँ आपको, क्षमा चाहूंगा, बहुत क्षमा चाहूंगा कि इसके दोषी कौन है? हम खुद भी तो दोषी, हम खुद भी है ना। हमने अपने पद को जीना खत्म, हमने अपने पद को जीना खत्म कर दिया। जी जी। ना, मैं कह रहा हूँ कि चीफ मिनिस्टर सब चीज का, कुछ भी होता है तो नीतीश कुमार, सब चीज के लिए नीतीश कुमार, और भ्रष्टाचार और ये सब हो रहा है तो इसके लिए नीतीश कुमार नहीं होंगे? इसके लिए भी तो दोषी नीतीश कुमार ही होंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार के संरक्षण में ही ये सब, नीतीश कुमार के ये अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि बहुत हम ईमानदार हैं, लेकिन इनके संरक्षण में जो लूट का साम्राज्य फैला हुआ है, मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार कड़ाई से इसको लागू करते और इसको ये करते तो मैं समझता हूं कि इस पर काबू पाया जा सकता था। तो पूरा वहीं से उन्हीं के जरिए वैसे वैसे पदाधिकारियों को संरक्षण दिया जाता है जो लूट में नीचे से ऊपर तक सराबोर डूबे हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति में यहाँ कुछ भी जांच हो और भाजपा के साथ रहेंगे तो कोई जांच होने वाला नहीं, कुछ भी होने वाला नहीं है। ये आप लिख लीजिए, भाजपा के साथ रहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। सृजन घोटाला का आज तक का हाल देख लीजिए, कोई भी इस तरह का घोटाला हुआ है, ये विपक्ष का मामला रहता, कोई उसके पास एविडेंस भी नहीं है तब भी जेल में डाल दिया जाता है। हेमंत सोरेन से लेकर के सारे लोगों को आप देख सकते हैं, लेकिन उनके साथ वो कोई जांच होने वाला नहीं है, कोई उसके एविडेंस आने पूरा भरा पड़ा हुआ है, सारा तथ्य देख रही है कि इसका कोई वो जांच नहीं हो, उसको क्लीन चिट दे, उसको हर तरह से बचाने का काम करेगा। तो मैं समझता हूं कि इसका जनता इस बार एक जोरदार झटका दिया है, और बिहार है लड़ेगी। हम लोग 2 जगह से जीते हैं और एक सम्मानजनक हम लोगों ने ये वोट हासिल है। सीपीआई-एमएल के बारे में वो यहाँ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आकर अनाप शनाप भी कि किसानों के बीच झगड़ा लगाएंगे, ये करेंगे। जी मानस सर, मेरे पास समय की चूंकि पाबंदी, मुझे एक टिप्पणी सुधीर सर से भी लेना है, और मैं अगर होगा तो अभिषेक जी से भी एक छोटी सी टिप्पणी लूंगा। मैं, आपने कहा वो बात समझ में आ गई कि ये कहते कुछ है करते कुछ है, और हमारा खून खून आपका खून पानी, इनका ये अंदाज है। सुधीर सर, एक बहुत बड़ी ये भी स्थिति पैदा होती कि ईमानदार तो जिंदा है सर, अभी भी लोग हैं, इसीलिए चीजें निकल कर कहीं आती हैं, लेकिन जो नेक्सस है ये पूरा का पूरा, इस नेक्सस पर काबू पाने या किस तरीके से कुछ रास्ता कैसे निकल पाए, और जो आप कहते हैं कि कुछ तो हो कार्रवाई, और आप अभी महानंद साहब कह रहे हैं कि हमें उम्मीद बिल्कुल नहीं, और नीतीश कुमार जो कि जिस राजनीतिक परिवेश से आते हैं, उनके दौर में सब कुछ चल रहा है और वो बड़े उसको वॉश आउट करने पे लगे। बहुत संक्षिप्त सी टिप्पणी आपकी सर।
अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कीजिएगा। हाँ संजीव जी, आवाज आई? बिल्कुल आ रही हाँ, आ रही। मैं ये कह रहा था कि निराश होने की कोई वजह नहीं है। अवाम ने जिस तरीके से सन 2024 में नतीजे दिए हैं, उसने पहली बार अड़ियल घोड़े को लगाम का स्वाद बता दिया है। जो अड़ियल घोड़ा था, आज वो लगाम का स्वाद चख रहा है। और जनता पार्टी ने विपक्षी दलों को भी, हालांकि ईवीएम की गड़बड़ियां हैं, बहुत सारे लोचे हैं, बहुत सारे गड़बड़ियां हुई हैं, उसके बाद भी ये नतीजे सबके लिए एक सबक हैं। जहां तक नीतीश की बात है, उन्होंने जिंदगी भर में जो कुछ भी कमाया था वो सन 2024 के जून महीने में गंवा दिया। आज वो इस देश के सबसे लाचार मुख्यमंत्री हैं। और जहां तक मोदी की बात है, मोदी की तुलना नेहरू जी तो छोड़िए, लाल बहादुर शास्त्री या इंदिरा गांधी या डॉक्टर मनमोहन सिंह या पीवी नरसिम्हा राव, किसी से नहीं करनी चाहिए। कोई भी हमारे देश का प्रधानमंत्री इस तरह से निर्मम, अनुदार नहीं हुआ, ना ही उसने इस तरह से घृणा की भाषा बोली, और ना ही हिंदू मुसलमान, मुजरा, मंगलसूत्र, इस तरह की बातें की। तो मुझे लगता है कि अगर मोदी अभी भी विकास पर वास्तविक ध्यान नहीं देंगे, तो अगले चुनाव तक उनके लिए ये पारी तो खेलना छोड़िए, अगले चुनाव नतीजे में जनता उनको सबक सिखाएगी। निराश होने की कोई वजह नहीं है। लोकतंत्र में लोक से बड़ा कोई नहीं होता है। अंततः तंत्र की हार होती है और लोक की विजय होती है। हमें ये आस्था बनाए रखना चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये लोग की ही जीत होती है। हमने 2024 भी देखा, और साथ साथ अब मुट्ठी जो बंद थी वो खुल चुकी है, वो खाक की हो गई है। और जो आप कह रहे हैं, मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करूंगा। एक शानदार चर्चा, एक जानदार चर्चा, और एक बहुत अच्छा स्वस्थ जो मामले मसले होते हैं उसको आप जो उकेरते हैं, आप लोग उकेरा। तो सुधीर सर आपका, आप जो हमारे साथ एमएलए साहब जुड़े उनका, मेरे साथी अभिषेक जी का, और इसके पहले जुड़ते हैं मयूर जी, हेमंत जी, और साथ साथ गौतम लारी, सभी सबका मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने हमें एक शानदार चर्चा के लिए समय निकाला। धन्यवाद, आभार। तो ये थी हमारी आज की चर्चा, जिसमें यही चीज निकल कर आई है कि चाहे कुछ हो, जनता जो है, जनता सर्वोपरि है, और वो सब समझती है, जानती है, और वो वर्डिक्ट देती है। और उसकी जो लाठी है उसमें आवाज नहीं होती, लेकिन पड़ती है तो जो सामने वाला है वो जान और समझ जाता है कि आखिर ये लाठी हम पर पड़ी क्यों है। और जो न खाऊंगा न खाने दूंगा, उस जुमले की भी पोल खुल चुकी है। और वो जुमला जब उसकी पोल खुली है, तो यही वजह रही कि जो बीजेपी या साहेब की पार्टी थी, कहां आके टिकी। और आगे अभी तो आप वो लोकसभा तो चुनाव दूर है, लेकिन जो राज्यों के चुनाव है, उपचुनाव है, शायद इसमें भी कुछ ना कुछ जो जनता का वर्डिक्ट है वो देखने और सुनने को जरूर मिलेगा। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नई चर्चा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि ये चर्चा आपको कैसी लगी, हमारे इस वीडियो के, हमारी इस चर्चा के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट कीजिएगा। हमारा जो चैनल है उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि ज्वाइन का बटन नहीं दबाए तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।